वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 की लेक्चर 4 स्टडी करेंगे और इस लेक्चर का फोकस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इस पूरे टॉपिक का सिंपल आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है और कंपनी के अंदर किस तरह का सेटअप हो तो प्रोजेक्ट अच्छे से चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देती। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम के साथ कैसे स्ट्रांग हुआ, सिस्टम्स, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में क्या फ़र्क है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज्ड और मीट्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल वर्ड्स में दो तरह की सोच होती हैं। एक होती है प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सारा काम प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है। हर प्रोजेक्ट को अलग कॉस्ट सेंटर समझा जाता है, यानी उसका अपना खर्चा और अपना प्रॉफिट लॉस होता है। कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ सब कुछ प्रोजेक्ट के अराउंड घूमता है। नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में फोकस फंक्शनल लाइंस या प्रोडक्ट लाइंस पर होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस को मार्केटिंग, इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग जैसी वर्टिकल लाइंस के हिसाब से देखा जाता है। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स होते तो हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ सपोर्ट रोल में होते हैं। प्रायोरिटी रिसोर्सेज उन एक्टिविटीज को मिलती हैं जो सीधा रेवेन्यू ला रही होती हैं। नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स कम भी हो सकते हैं और हर प्रोजेक्ट की नीड्स भी सेम नहीं होती। बहुत सी कंपनीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली समझती नहीं, इसलिए ट्रेनिंग में इन्वेस्ट भी नहीं करती। फिर एग्जीक्यूटिव्स खुद प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए फ्री नहीं होते, लेकिन अथॉरिटी डेलीगेट भी नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि अप्रूवल्स वर्टिकल चेन ऑफ कमांड से गुजरती रहती हैं और प्रोजेक्ट का काम डिपार्टमेंट्स में अटका रहता है। स्टाफिंग लोकल बेसिस पर होती है, इसलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कभी कभी बाहर के सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी ज्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। अगर इंपॉर्टेंट चेंजेस को प्रॉपर प्रोजेक्ट के तौर पर आइडेंटिफाई ही ना किया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं रहती, कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है, कॉस्ट ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी वेग हो जाते हैं। इस इमेज में देखो, एक आइसबर्ग दिखाया गया है। ऊपर सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी ना मिलना, लेकिन नीचे बड़ी वजहें छुपी हुई हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव मेडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ना समझना और कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग की कमी। टेकअवे ये है कि जो प्रॉब्लम सरफेस पर छोटी लगती है उसकी असली जड़ नीचे होती है और बाद में वो ज्यादा कॉस्ट और रिस्क क्रिएट करती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सी फर्म्स प्योर नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन नहीं होती, वो हाइब्रिड होती हैं, यानी ओवरऑल फंक्शनल स्टाइल होता है लेकिन एक या दो डिविजन्स प्रोजेक्ट ड्रिवन तरीके से काम कर रही होती हैं। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट कैसे बना? नोट्स के मुताबिक पहले इसको सपोर्ट करने वाले एलाइज यानी मददगार मैनेजमेंट आइडियाज ज्यादा नहीं थे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पुश दिया। 1985 में कंपनीज ने समझा कि सिर्फ लो कॉस्ट काफी नहीं है, क्वालिटी भी जरूरी है। इसी से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM को इंपॉर्टेंस मिली। कंपनीज ने TQM इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करने शुरू किए। 1990 में रिसेशन के दौरान कंपनीज को शेड्यूल कंप्रेशन और फर्स्ट टू मार्केट होना इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट दिया, क्योंकि दोनों का फोकस था काम को बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ तेज करना। 1991 और 1992 में एग्जीक्यूटिव्स ने समझा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी हर छोटी बात टॉप पर रोकने के बजाय लोअर लेवल्स को भी अथॉरिटी दी जाए, जबकि टॉप मैनेजमेंट स्पॉन्सर के रोल में रहे। इस चार्ट में देखो कि टाइम के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता गया। पहले क्वालिटी मैनेजमेंट आई, फिर कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, फिर सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स और री इंजीनियरिंग जैसे आइडियाज आए। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अकेला नहीं बढ़ा, बल्कि दूसरे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स ने मिलकर इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। 1993 में रिसेशन खत्म होने लगी तो कंपनीज ने री इंजीनियरिंग शुरू की, यानी ऑर्गेनाइजेशन को लीन एंड मीन बनाया गया, एक्स्ट्रा फैट हटाया गया और लोगों से कम टाइम में ज्यादा काम एक्सपेक्ट किया गया। एग्जीक्यूटिव्स ने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस चैलेंज को हैंडल करने में काम आता है। 1994 में कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स की वैल्यू समझ आई। 1995 में कंपनीज ने माना कि प्रोजेक्ट्स अक्सर स्कोप चेंजेस के बिना कंप्लीट नहीं होते, इसीलिए चेंज मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज डेवलप की गई। 1996 में रिस्क मैनेजमेंट को सीरियस प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा मनी रख देना काफी नहीं समझा गया।
1997 और 1998 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर पाथ की तरह देखना शुरू किया गया। 1999 में डेडिकेटेड रिसोर्सेज और कोलोकेटेड टीम्स यानी एक जगह पर बैठे हुए टीम्स इंपॉर्टेंट हो गई। 2000 तक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया। एक छोटी सी समरी ये है कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा कस्टमर प्रेशर की वजह से अडॉप्ट हो रहा था, लेकिन 1995 के बाद ये कंपनीज के लिए सर्वाइवल की नेसेसिटी बन गया। इसीलिए बेंचमार्किंग और एक्सीलेंस पर भी फोकस बढ़ता गया। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप, चाहे ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन, जो मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करें। सिस्टम को आप टीम की तरह सोच सकते हैं। हर मेंबर अलग है, लेकिन काम सब मिलकर करते हैं। अगर सिस्टम के अंदर इंटरैक्टिंग सब सिस्टम्स हों और वो ठीक से अरेंज्ड हों, तो आउटपुट सिनर्जी देता है, यानी मिलकर रिजल्ट ज्यादा बेहतर होता है। सिस्टम की बाउंड्रीज भी होती हैं। अगर कोई सिस्टम एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट हो तो उसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अगर सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करे तो वो ओपन सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम्स ओपन होते हैं, इसीलिए उनकी बाउंड्रीज परमिएबल होती हैं, यानी बाहर से असर अंदर आता है और अंदर की चीज बाहर भी इफेक्ट करती है। प्रोग्राम सिस्टम का फर्स्ट लेवल एलिमेंट समझा जा सकता है। प्रोग्राम टाइम फेज्ड एफर्ट होता है और अक्सर कई सालों तक चल सकता है। इसका गोल ब्रॉड होता है। प्रोजेक्ट भी टाइम फेज्ड एफर्ट होता है, लेकिन प्रोग्राम से छोटा होता है। इसका क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंड होता है और यूजुअली एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। सिंपल वर्ड्स में, प्रोग्राम बड़ा अम्ब्रेला है और प्रोजेक्ट उस अम्ब्रेला के अंदर एक फोकस्ड पीस होता है। जब किसी काम के ग्रुप को प्रोजेक्ट माना जाता है, तो अगला स्टेप होता है उसकी कैटेगरी समझना। नोट्स के मुताबिक 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ये छोटा और शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होता है, जो अक्सर एक ही इंडिविजुअल हैंडल करता है। दूसरी कैटेगरी है स्टाफ प्रोजेक्ट, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जैसे एक डिपार्टमेंट कंप्लीट कर सकता है। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल प्रोजेक्ट। इसमें कुछ फंक्शंस या अथॉरिटी टेम्परेरीली दूसरे लोगों या यूनिट्स को दी जाती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ठीक चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। चौथी कैटेगरी है मैट्रिक्स या एग्रीगेट प्रोजेक्ट। इसमें कई फंक्शनल यूनिट्स का इनपुट लगता है और रिसोर्सेज भी काफी लार्ज होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ब्रिज सेंटेंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ टाइटल नहीं है, ये काम करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ मेन जॉब्स करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है, यानी प्रोजेक्ट को क्लियर डायरेक्शन देता है। फिर प्लान्स बनाता है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है और कंट्रोल सेट करता है, ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। उसके बाद डायरेक्टिव्स देता है, लोगों को मोटिवेट करता है, जरूरत पर ऑल्टरनेटिव एक्शन सोचता है और फ्लेक्सिबल रहता है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ स्केड्यूल देखना नहीं होता, बल्कि पूरे एफर्ट को चलाना होता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फर्क समझते हैं। दोनों काम मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन उनका फोकस अलग होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का फोकस हमेशा प्रोजेक्ट की एंड डेट पर होता है। उसके पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट करना होता है। प्रोडक्ट मैनेजर का फोकस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लंबा चलाने और प्रॉफिटेबल रखने पर होता है। वो नहीं चाहता कि प्रोडक्ट लाइन जल्दी खत्म हो जाए। फर्ज करें, अगर कोई चीज रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है, तो वहां प्रोजेक्ट मैनेजर ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, तो कंट्रोल प्रोडक्ट मैनेजर ले लेता है। कुछ सिचुएशंस में एक ही इंसान प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि मैच्योरिटी और एक्सीलेंस सेम चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी और प्रॉपर प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कर लिए हैं और इस वजह से रिपीटेड सक्सेस मिलने के चांसेस हाई हो गए हैं। यानी मैच्योरिटी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन में टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस और कल्चर तक शामिल होते हैं। जब प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो सीनियर मैनेजमेंट के साथ डीब्रीफिंग होती है। वहां की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, ताकि समझा जा सके क्या सही हुआ और क्या इंप्रूव करना है। एक्सीलेंस मैच्योरिटी से आगे की चीज है। एक्सीलेंस का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां प्रोजेक्ट्स लगातार सक्सेसफुली मैनेज हों और सक्सेस को कंपनी और कस्टमर दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट से मेजर किया जाए। नोट्स के मुताबिक मैच्योरिटी हासिल करने में कुछ साल लग सकते हैं और एक्सीलेंस उससे भी ज्यादा टाइम ले सकती है। अब इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं। आजकल कई कंपनीज प्रोजेक्ट्स को फॉर्मल के बजाय इनफॉर्मल तरीके से मैनेज करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सिस्टम ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पेपर वर्क कम होता है, लेकिन काम फिर भी डिसिप्लिन तरीके से होता है।
फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पर खड़ा होता है। इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है, यानी रूल्स होते हैं लेकिन अननेसेसरी पेपरवर्क कम होता है। इस डायग्राम में देखो कि पहले फोकस डिटेल्ड मैनुअल्स और प्रोसीजर्स पर ज्यादा था और धीरे धीरे गाइडलाइंस और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट्स की तरफ मूवमेंट आई। इससे ये समझ आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ और हर चीज को हेवी डॉक्यूमेंटेशन से चलाना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तभी काम करता है जब 4 चीजें स्ट्रांग हों: इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कोऑपरेशन, इफेक्टिव टीम वर्क और ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ही ना हो तो इनफॉर्मल सिस्टम जल्दी टूट जाता है। और एक और बात, हर कंपनी को इनफॉर्मल अप्रोच की लग्जरी नहीं मिलती, क्योंकि कई दफा कस्टमर डिसाइड करता है कि फॉर्मल अप्रोच यूज होगी या इनफॉर्मल। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। पिछले कई डेकेड्स में कंपनीज ने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक नहीं रह सकती। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो स्ट्रक्चर को भी कभी-कभी चेंज करना पड़ता है। इस चेंज के पीछे कुछ बड़े रीजंस थे। टेक्नोलॉजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, कंपटीशन बढ़ गया, मार्केटिंग कॉस्टली होती गई और कंज्यूमर डिमांड्स अनप्रिडिक्टेबल होती गईं। जब मार्केट और टेक्नोलॉजी दोनों फास्ट चेंज करें तो ओल्ड स्ट्रक्चर हर दफा काफी नहीं रहता। नोट्स में 5 साइंस भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वीक हो रहा है, जैसे टेक्निकल स्किल्स ठीक हों लेकिन टाइम और कॉस्ट टारगेट्स मिस हो रहे हों, या लोग कमिटेड हों लेकिन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस कभी मीट हों और कभी ना हों, या स्पेशलिस्ट को लग रहा हो कि उनका मिसयूज हो रहा है, या डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हों, या प्रोजेक्ट टेक्निकली कंप्लीट हो जाए लेकिन लोग फिर भी सेटिस्फाइड ना हों। सिंपल बात यह है कि कभी प्रॉब्लम स्किल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में होती है। ट्रेडिशनल या क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी और कॉमन फॉर्म है। जब कंपनीज के पास 1 या 2 प्रोडक्ट लाइंस होती थीं, तो ये स्ट्रक्चर काफी ठीक चल जाता था। कंट्रोल क्लियर होता था और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते थे। इस स्ट्रक्चर की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल आसान होता है, टेक्निकल कंट्रोल स्ट्रांग होता है, स्पेशलिस्ट्स को एक जगह ग्रुप किया जा सकता है, हर एम्प्लॉई अक्सर सिर्फ एक बॉस को रिपोर्ट करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंस क्लियर होती हैं। लेकिन प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वीकनेसेस भी हैं। अक्सर कोई एक इंडिविजुअल पूरे प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाती है, डिसीजंस कभी स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप के फेवर में चली जाती हैं, कस्टमर के लिए क्लियर फोकल पॉइंट नहीं होता और रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाइन स्टाफ या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्टाइल आया। इस सेटअप में प्रोजेक्ट मैनेजर या कोऑर्डिनेटर का रोल होता है प्रोजेक्ट एक्टिविटी का फोकल पॉइंट बनना। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिवीजन मैनेजर को स्टेटस बताता है और फंक्शनल मैनेजर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि काम टाइम पर कंप्लीट हो। लेकिन इस रोल की अथॉरिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि अपर मैनेजर्स अक्सर अपनी पुरानी पावर्स छोड़ना नहीं चाहते। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में फोकस पूरी तरह प्रोजेक्ट पर आ जाता है। यहाँ एक इंडिविजुअल यानी प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट पर स्ट्रॉन्ग लाइन अथॉरिटी रखता है। इसका फायदा ये होता है कि रिपोर्टिंग सिंपल हो जाती है, टीम मेंबर्स सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, रिएक्शन टाइम फास्ट होता है और ट्रेड ऑफ डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। अपर मैनेजमेंट को भी रोज रोज के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के बजाय स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। ये स्ट्रक्चर तब बहुत अच्छा लगता है जब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट्स हों, डेडिकेटेड स्टाफ मिल जाए तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन फास्ट हो जाती है। लेकिन हर चीज का ट्रेड ऑफ होता है। मल्टीप्लाइड प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी में एफर्ट डुप्लीकेट हो सकता है, स्टाफ को प्रोजेक्ट के बाद भी रिटेन करने का प्रेशर आ सकता है, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स कमजोर पड़ सकते हैं जिससे फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है और प्रोजेक्ट पर्सनल के लिए करियर कॉन्टिन्यूटी भी कंसर्न बन सकती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। इसका मकसद फंक्शनल स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ्स और प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करना होता है। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट की सक्सेस का रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टेक्निकल एक्सीलेंस मेंटेन करते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट लीडर ज्यादा डायरेक्ट अथॉरिटी रखता है, जबकि मैट्रिक्स में कोलैबोरेशन और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैट्रिक्स को चलाने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स जरूरी हैं। लोग फुल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्विक हो, प्लानिंग में सबका इनपुट हो और रिसोर्सेज के लिए निगोशिएशन पॉसिबल हो। इस टेबल में कंपेयर करो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी कैसे चेंज होती है। फंक्शनल फॉर्म में अथॉरिटी बहुत कम होती है, वीक मैट्रिक्स में थोड़ी सी होती है, बैलेंस्ड मैट्रिक्स में मिक्स होता है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में अथॉरिटी और रिसोर्स अवेलेबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं
और प्रोजेक्टाइज्ड फॉर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। इस कंपैरिजन का सिंपल टेक अवे ये है कि स्ट्रक्चर बदलने से प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल और पावर दोनों बदल जाते हैं। मैट्रिक्स के भी कॉमन वर्जन्स होते हैं, वीक, बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग। वीक मैट्रिक्स में पावर फंक्शनल साइड के पास ज्यादा रहती है, बैलेंस्ड मैट्रिक्स में दोनों साइड्स शेयर करती हैं। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन काफी पावरफुल हो जाती है। कंपनी की साइज के साथ कभी डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स जैसा रोल भी बनाना पड़ता है, ताकि जनरल मैनेजर हर प्रोजेक्ट का डेली फोकल पॉइंट ना बना रहे। अब आखिर का इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए? नोट्स के मुताबिक कोई एक बेस्ट स्ट्रक्चर हर सिचुएशन के लिए नहीं होता। सिलेक्शन प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट लेंथ, अवेलेबल रिसोर्सेज, अपर मैनेजमेंट की फिलॉसफी, प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट की यूनिक नेचर पर डिपेंड करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच उन अंडरटेकिंग्स के लिए बेस्ट होती हैं जो क्लियर गोल रखती हों, अनकॉमन हो, कॉम्प्लेक्स हो और कंपनी के लिए क्रिटिकल हो। इसीलिए एग्जीक्यूटिव्स को अथॉरिटी स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटिंग डिवाइसेस, इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को ध्यान से देखना चाहिए। आज हमने प्रोजेक्ट ड्रिवन और नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज, सिस्टम्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्क, मैच्योरिटी, एक्सीलेंस, इनफॉर्मल मैनेजमेंट और मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स सब कवर किए। सिंपल समरी ये है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही स्ट्रक्चर और सही मैनेजमेंट अप्रोच से आती है। इसी पर आज की लेक्चर